हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए किरण पब्लिकेशन का वन लाइनर लेकर आई हूँ, जिसके राइटर यानी जिसके ऑथर खान सर हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे पर्सनली चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं इसके लिए एक और वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे मार्क्समैन का टेस्ट 3 जो कंटिन्यू मैं बिहार एसआई के लिए करवा रही हूँ, 2021 का घटना चक्र, बिहार स्पेशल, बिहार एसआई एंड बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप मेरे चैनल पर जाइए, मेरे वीडियो को देखिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्टेड। आप यहाँ पर पहला टॉपिक सिविक्स से रिलेटेड देख सकते हैं, और वो है भारतीय राज्य व्यवस्था का किस प्रकार से संवैधानिक विकास किया गया था उसके बारे में। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी को का जो पहला नाम यानी पुराना नाम था ना, वह था द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से पहले द ईस्ट इंडिया कंपनी जाना जाता था। इसको भारत में 31 दिसंबर 1600 को किसके द्वारा हस्ताक्षरित एक रॉयल चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था? तो उस महिला का नाम था महारानी एलिजाबेथ प्रथम। नेक्स्ट है कि किस युद्ध द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी थी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो वह युद्ध था प्लासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था, तथा यह युद्ध अंग्रेजों के बीच तथा बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके बीच लड़ा गया था, जिसमें बंगाल के नवाब यानी सिराजुद्दौला की हार हो गई थी तथा अंग्रेजों की जीत हो गई थी, और इसी युद्ध ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव ऑल ओवर इंडिया में पड़ गई। नेक्स्ट है कि किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विजय होने से वह व्यापार के साथ साथ भारत में शासन भी करने लगे? तो 1764 का जो बक्सर का युद्ध था, इसके साथ साथ सिर्फ व्यापार करना प्रारंभ नहीं किया था अंग्रेजों ने, व्यापार के साथ साथ भारत पर मतलब कि रूल भी लागू करना शुरू कर दिया था, शासन भी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1765 ईस्वी में कंपनी का जो दीवानी अधिकार था वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा को किसने सौंप दिया था? किस मुगल बादशाह ने? तो उस मुगल बादशाह का नाम था शाह आलम द्वितीय, जिसने 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों क्षेत्रों का जो दीवानी अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों सौंप दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सर्वप्रथम लिखित तथा विधायिका द्वारा पारित कानून के अकॉर्डिंग शासन को संचालित करने का मार्ग कब प्रशस्त हुआ? तो ये 1764 का जो बक्सर युद्ध हुआ था ना, तो बक्सर के युद्ध के जस्ट बाद हुआ था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, और वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है ना? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था, तो इस एक्ट को एक विधेयक के रूप में ब्रिटिश संसद ने सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर है। काफ़ी अच्छा बुक है फ्रेंड। तो यहाँ पर इसका आप आंसर देख सकते हैं कि उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ। क्या नाम था? लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ, जिसने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया था। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कुछ रटने लायक चीज़ें नहीं है। ये वीडियो काफ़ी छोटा वीडियो में लेकर आई हूँ। पिछले वाला भी वीडियो आप देख चुके होंगे, जिसमें मैंने पूरा पाषाण प्री हिस्टोरिक एज के बारे में डिस्क्राइब की हूँ, तो वो भी मिनिमम 10 समथिंग आसपास 10 मिनट का था। तो अगर आप 1 से 2 बार 3 बार भी हार्डली देखते हैं तो आपका हार्डली आधा घंटा इन्वेस्ट होगा। तो हाफ एन आवर में आप पूरी अच्छी तरह से मतलब कंप्लीट कर लीजिएगा। इसको रटने का ज़रूरत नहीं है, समझने का चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किस एक्ट द्वारा प्रारंभ होता है? तो उस एक्ट का नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के फोर्ट विलियम गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को। नेक्स्ट है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित किया गया, और इसमें पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, तथा इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही था। नेक्स्ट है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किन प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? तो ये 2 क्षेत्र के प्रेसिडेंसी थे, बम्बई तथा मद्रास के प्रेसिडेंसी।
नेक्स्ट है कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कितने लाख पाउंड का कर्ज मांगा था, तो कुल 10 लाख पाउंड का कर्ज। नेक्स्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था, तो 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। 1773 ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया था 1773 में, बट एक साल बाद यानी 1774 में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट है कि किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई तथा परिषद सहित गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया, तो वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही था जिसके तहत गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस जारी करने का परमिशन दिया गया था। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, कई एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि वह ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला, तो वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही था। नेक्स्ट है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह कहा गया था कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, तो उसके जस्ट एक साल बाद यानी 1774 में कलकत्ता में वो सुप्रीम कोर्ट बनकर तैयार की गई, जिसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम एलिजा इम्पे था। एलिजा इम्पे वर्क एज चीफ जस्टिस, उसके अलावा 3 अपर न्यायाधीश भी होते थे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी, तो प्रीवी काउंसिल में। अभी मैं बतलाऊंगी कि प्रीवी काउंसिल एक्चुअली में थी क्या। 1774 में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे, अभी मैं जस्ट बतला चुकी हूँ, उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट की जो त्रुटियां थी, जो खामियां थी, उनको दूर करने के लिए एक एक्ट पारित किया गया था 1781 में, और उस एक्ट का नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो चलिए कुछ नोट्स दिए गए हैं, देखिए आ गया ना कि प्रीवी काउंसिल क्या था। तो देखिए प्रीवी काउंसिल की जो स्थापना हुई थी ना फ्रेंड, वो 1 मई 1708 ईस्वी को की गई थी। प्रीवी काउंसिल एक प्रकार का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील इसी प्रीवी काउंसिल में दर्ज किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार उन्मूलन अधिनियम 1949 द्वारा प्रीवी काउंसिल में अपील करने का जो अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 लाया गया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी खामियां थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, इसी खामियों को सुधारने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को लाया गया। इसके अकॉर्डिंग कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकती है जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से किया हो। कानून बनाने तथा उनका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का भी निर्देश दिया गया। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा ही राजस्व आधिकारिकता को भी समाप्त किया गया। नेक्स्ट है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह प्रावधान लाया गया था कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाएगा, और इसी वजह से सम्राट जॉर्ज द्वितीय ने 26 जुलाई 1774 को चार्टर जारी किया, जिसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो यह एक अभिलेख न्यायालय था तथा मुकदमों का संपूर्ण अभिलेख रखा जाता था। सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे तथा इसके जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम भी यहाँ पर दिया गया है। वे थे रॉबर्ट चैम्बरसन, स्टीफन सीजर ली मैस्टर तथा जॉन डाइड। सुप्रीम कोर्ट को समस्त आपराधिक दीवानी नवाधिकरण प्राप्त था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।